हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. अपन पढ़ रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स और उसमें फर्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन. हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आया क्यों, क्यों कॉमर्स में या आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, जहां भी हम इसको पढ़ रहे हैं, या साइंस में भी, कुछ बच्चे साइंस के साथ भी ऑप्ट करते हैं. व्हाई इकोनॉमिक्स इज देयर? इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? एज अ पर्सन मेरे को पढ़ने की जरूरत क्या है? एज अ लेमैन मैं क्यों इकोनॉमिक्स के बारे में जानूं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में समझ में आने लग जाएगा. अच्छा, इसका बाकी जो अब तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उससे बहुत ज्यादा रिलेशन, नाता रिश्ता नहीं है. हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की. माइक्रो वाला पार्ट आपके 11th में पूछा जाता है, मैक्रो वाला 12th में. लेकिन माइक्रो एंड मैक्रो ये इकोनॉमिक्स के मेजर एरियाज है जो आपको पढ़ने होते हैं. अच्छा, 11th में आपको जो बाकी का 50% हिस्सा है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली हम ये चालू करना चाहेंगे कि हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसे लिखें, हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. हाउ डू वी डिफाइन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को मैं बोलूंगा कि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक स्टडी है कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस. आप लोगों को पता होगा ह्यूमन बीइंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी जिनसे उनका भरण पोषण चलता है, उनका लाइवलीहुड चलता है. ऑल द एक्टिविटीज आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हम बाकी सारी जो इमोशनल चीजें हैं वो साइड में रखते हैं. सो इकोनॉमिक्स आई वुड से इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इसके साथ साथ हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. हमें रिसोर्सेस को बांटना पड़ता है. अब ये रिसोर्सेस का जो बंटवारा है ये हमें इस तरह से करना है, इन सच अ वे दैट जो भी हमारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं. अब हमारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स कौन से, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं. एक इकोनॉमी में आपको मिलेंगे हाउस होल्ड्स, जिनको मैं कंज्यूमर्स भी बोलूंगा. ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं, वी आर हाउस होल्ड्स. मैं प्रोड्यूसर भी हो सकता हूँ, हाँ, आप भी प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, हाँ, पर हम लोग हाउस होल्ड तो हैं ही, क्योंकि हम सबकी वांट्स होती हैं और हम उन वांट्स को पूरा करना चाहते हैं. हाउस होल्ड्स चाहते हैं कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए और उनकी जरूरत होती है सेटिस्फेक्शन अचीव करना. फिर से बोलता हूं, हम पार्टिसिपेंट्स पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं. पहला पार्टिसिपेंट है हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये उनका गोल हुआ. दूसरा पार्टिसिपेंट है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो हाउस होल्ड, कंज्यूमर, इनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं. उनका मोटिव सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट. सो households work for satisfaction of wants and producers work for earning maximum profit. इन दोनों में कभी किसी का पलड़ा भारी हो सकता है, कभी और किसी का. एक प्रॉपर इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, दैट्स व्हाई देयर इज अ फैसिलिटेटर इन बिटवीन देम व्हिच इज नोन एज सोसाइटी. सोसाइटी एक ऐसा फैसिलिटेटर है, एक ऐसा मिडलमैन है जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की शक्ल में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ह्यूमन वेलफेयर चाहती है. सो सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव हुआ वेलफेयर. ये तीनों जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इनके अपने अपने मोटिव्स सबके पूरे हो जाएं, उसकी स्टडी ही इकोनॉमिक्स है. तो हम देख रहे थे इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, हाँ, साथ साथ में ये देखता है कि हम रिसोर्सेस को कैसे अलोकेट करें. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, producers get maximum profit and society gets
मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये हमारा इकोनॉमिक्स का मोटिव हुआ और ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हुई। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की और साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। क्या करते करते हम ये स्टडी करते हैं? हम ये करते करते हम ये ट्राई करते हैं कि भाई कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल जाए, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए, सोसाइटी को वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। कम रिसोर्सेज होते हैं, आप सबको पता होगा कि रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज से सबकी वांट्स को पूरा करना, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम अचीव करना, दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स इज अबाउट. So it is a very interesting subject as compared to what you have been studying till now. This is the basic definition of economics. If it is done, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता पड़ गया थोड़ा सा. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में. इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हर जगह मिल जाती है. हर जगह मिल जाती है मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो भी, बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए बात कर लो तो भी, एक बड़ी से बड़ी कंट्री के बारे में बात करो तब भी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज समथिंग व्हिच एग्जिस्ट्स एट ऑल लेवल्स. व्हाट इज दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली मींस? हम ये जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं. पहली बात, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सेकेंड थिंग, इन रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह कर सकते हो. मतलब अगर मेरे पास कोई रिसोर्स लिमिटेड होता और मैं उसका एक ही यूज कर पाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपको पता है ये चीज मेरे पास है और ये यहां काम आती है, दैट्स इट. लेकिन अगर रिसोर्स लिमिटेड है, साथ में उसको किसी और चीज के लिए, दो तीन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तब आपके पास प्रॉब्लम आती है चॉइस की. सो रिसोर्सेज के साथ ऐसा होता है कि वो लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. So resources are limited and they have alternative uses also. कम है रिसोर्स और उनके एक से ज्यादा इस्तेमाल भी है. ये रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. अगर ये लिमिटेड नहीं होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर इनके ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होते तो प्रॉब्लम नहीं होती. मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से भी जानता हूं. अच्छा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर इजीली बात करें, इजी लैंग्वेज में बात करें तो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं. जी बिल्कुल. अब मान के चलिए आप एक मॉल में गए, वहां आपको दो टी शर्ट्स नजर आई. दिस इज टी शर्ट ए, दिस इज टी शर्ट बी. टी शर्ट ए और टी शर्ट बी दोनों आपको पसंद आ रही हैं, पर टी शर्ट ए का प्राइस मान लीजिए 500 है एंड टी शर्ट बी का प्राइस मान लीजिए 400 है. केस नंबर 1, पहला केस. मान लेते हैं यू हैव रुपी, बजट इज ₹1000. बताइए, अगर बजट 1000 रुपीज का होता तो आप ए टी शर्ट और बी टी शर्ट जो दोनों आपको पसंद आ रही हैं, दोनों में से कौन सी लेते? आपके पास दोनों लेने लायक पैसे हैं तो आप दोनों ले लेते. आपको यहां पे चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वाई? बिकॉज हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं हुई, दैट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मतलब अगर मेरे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों या इतने हों कि मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, तो मेरे को कभी चॉइस करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में कैसा होता है आप देखिए. एक्चुअल में ऐसा होता है जनरली कि आपका बजट होगा ₹600. अगर आपका बजट 600 रुपए का है तो आप ए टी शर्ट भी खरीद सकते हैं, बी टी शर्ट भी खरीद सकते हैं. क्या आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी? हाँ, आपको सेकेंड केस में चॉइस चूज करना पड़ेगा कि मैं ए खरीदूं या बी खरीदूं, दोनों में से कौन सी टी शर्ट मेरे को लेनी चाहिए, ये आपको यहां पे चूज करना पड़ेगा. ये फर्स्ट केस में क्यों नहीं चूज करना पड़ रहा था? बिकॉज हमारी ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन फर्स्ट केस में मीट नहीं कर रही होगी. फिर से देखें, फर्स्ट केस में कौन सी कंडीशन मीट कर रही? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे लिए फर्स्ट केस में रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं थे. सेकंड कंडीशन वाज देयर कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है, मतलब इस पैसे से मैं या तो ये टी शर्ट या ये टी शर्ट ऑल्टरनेटिवली खरीद सकता हूं. हाँ, हम तो दोनों खरीद सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है. फर्स्ट केस में इसलिए हमारी चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन सेकंड केस जो मैंने यहां पे डिस्कस करा है, दिस
विल प्रूव यू कि दोनों ये कंडीशन पूरी होने पर हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती हैं और ये दोनों कंडीशन रियल लाइफ में रिसोर्सेज के साथ एग्जिस्ट करती हैं। पहली कंडीशन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। क्या यहां सेकंड केस में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है? हाँ। क्यों? बजट कितना है? बजट सिर्फ 600 रुपए का है। सेकंड कंडीशन, क्या रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि मतलब हम इस 600 रुपए से या तो ए टी शर्ट या बी टी शर्ट दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं? जी हाँ, ये कंडीशन भी पूरी होती है। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो जाके मुझे चॉइस की प्रॉब्लम आएगी। सर क्या हो अगर ये सेकंड वाली कंडीशन पूरी नहीं हो तो? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका बजट है 400 का। बताइए जरा, क्या रिसोर्सेज स्कैर्स हैं? हाँ। क्या उनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं? देखना पड़ेगा। हम इस 400 रुपए के बजट से क्या ए टी शर्ट खरीद सकते हैं? नहीं। क्या बी खरीद सकते हैं? हाँ। मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको चॉइस करनी है कि ए खरीदूं या बी खरीदूं? नो, दिस अ नेचुरल थिंग कि आप बी ही खरीद सकते हो। ए लायक पैसे ही नहीं है। सो व्हेन रिसोर्सेज डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस तो भी चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको सीधे पता है कि कौन सा खरीदना है। मतलब केस वन में जहां आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं थे और केस थ्री में जहां आपके पास रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं थे, इन दोनों में आपको चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन केस नंबर 2 में जो कि एक्चुअल लाइफ में होता है, एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर यही सिनेरियो होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई होगी। आई होप आपको समझ में आया। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आ रही है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड के साथ एक वर्ड आप और सुनेंगे, स्कैर्स। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या स्कैर्स हैं। और दूसरा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर ये समझ में आया हो तो हम रिसोर्सेज की एक जो सिचुएशन है, एक जो करेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। आगे बढ़ सो हमारी रिसोर्सेज की दो करेक्टरिस्टिक्स में से एक है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्कैर्स। उसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्कैरसिटी। क्या होता है स्कैरसिटी? हम सब जानते हैं, स्कैरसिटी मतलब कमी। जब जितना चाहिए उतना नहीं होता तो मैं उसको स्कैरसिटी बोलूंगा। Where the resources required are more as compared to resources available, such a situation is scarcity. जितना चाहिए वो ज्यादा है और जितना है वो कम है, इसी को स्कैरसिटी बोलेंगे। आप मान के चलिए आपने अपने बर्थडे की पार्टी प्लान कर रखी है। आपने जितने फ्रेंड्स को बुलाया है उनको, और उनका बिल हो चुका है लेट्स से 5000 रुपीज। आपको घर से सिर्फ 4500 का बजट अलोकेट हुआ था, 500 रुपए जो कम पड़ गए। इस कमी को ही हम स्कैरसिटी बोलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट 5000 की थी और आपके पास अवेलेबिलिटी 4500 की है, तो स्कैरसिटी हुई है ना। जब स्कैरसिटी होती है तो हमें क्या करना होता है? चॉइस करनी पड़ती है। एंड दैट चॉइस इज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब मैं डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो ये है ह्यूमन वांट्स, जो कैसी होती है? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स हैं ये, और ये है अनलिमिटेड। मैंने इनको एक एरो वाली लाइन से डिस्क्राइब किया है। एंड हमारे रिसोर्सेज हैं इतने, दीज आर आवर रिसोर्सेज। तो इतनी सारी डिमांड के लिए इतने से रिसोर्सेज कैसे पूरे करें? हमारी डिमांड्स को, हमारी वांट्स को इतने से रिसोर्सेज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होता है? हमें इन वांट्स में से जो सबसे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स हैं उनको चूज करना होता है और इन रिसोर्सेज का यूज करके उन वांट्स को हम पूरा कर लेते हैं। Means we satisfy only the most important of our wants. We do not satisfy all of our wants. We satisfy only the most important of our wants. हमारी wants का सबसे जरूरी हिस्सा ही हम इन रिसोर्सेज से पूरा करते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं? चॉइस करके, थ्रू चॉइस। एंड वो चॉइस कैसे करनी है वही हमें इकोनॉमिक्स समझाता है कि आप वही सब इस हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए।
right? So this is all about economics, economic problem, characteristics of resources, scarcity. कभी क्वेश्चन आता है why does economic problem arise, तो आप बोलेंगे economic problem arise because of two characteristics of resources. First, resources are scarce. Scarce लेकिन ये relative term है, scarce in relation to human wants. एंड सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक थी आपको याद होगी, मैंने लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, मिटा दी, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो देन आई थिंक वी शुड प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट विल स्टडी व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. बहुत जरूरी है समझना कि माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है. एज सच इकोनॉमिक्स कोई अलग अलग दो पार्ट्स में पढ़ के हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें. वी जस्ट नीड स्पेशलाइजेशन. हम बस ये देखना चाहते हैं कि जब हमें एज अ होल इकोनॉमी को पढ़ना है तो थोड़ा सा हमारा नजरिया चेंज करना पड़ेगा. एंड व्हेन वी आर स्टडिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एन इंडिविजुअल यूनिट, तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी. दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पोर्शन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पोर्शन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो एंड मैक्रो. So what is micro all about and what is macro all about, इसके बारे में बात करते हैं. खैर कौन सी चीज माइक्रो और कौन सी चीज मैक्रो है ये जजमेंट बेस्ड है. आप जैसा जज करेंगे वैसा माइक्रो या वैसा मैक्रो हो जाएगा. मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो उसके हिसाब से वो सिचुएशन माइक्रो या मैक्रो की होगी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. जब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ रहे हैं तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं. एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग इकोनॉमी एज अ होल तो वो मैक्रो हो जाता है. उतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी आसान सी बात है. छोटी चीजों को स्टडी करोगे, सर छोटा क्या, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे खाता है, क्या पैटर्न है उसके कंजम्पशन का, कहाँ जाके वो अपना खाना खत्म कर देता है, मतलब उसका कंजम्पशन रोक देता है, कहाँ जाकर के कितने प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करता है. ये सारी चीजें स्टडी करना माइक्रो के अंदर आता है. इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, सबको हम पढ़ते हैं माइक्रो में. मैक्रो में हम किसको पढ़ते हैं जब बातें आती हैं पूरी कंट्री के लेवल पर या रीजनल लेवल पर, तो वो चीजें मैक्रो हो जाती हैं. व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट होल ऑफ द इकोनॉमी, मैं इंडियन इकोनॉमी के नजरिए से पूरी इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी को पढ़ूं, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ूं, इन सब चीजों को स्टडी करूं, तो वो कहलाएगा मैक्रो. मैं देखूं कि इकोनॉमी में कितना पैसे का फ्लो है, मैं देखूं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, मैं ये देखूं हमारा गवर्नमेंट बजट कितना है, जीडीपी कितना है. ये सारे हमारे जो एरियाज हैं वो मैक्रो में पढ़ते हैं क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ देख रहे हैं. लेकिन जब मैं इंडियन इकोनॉमी को देखूंगा वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन इकोनॉमी विल बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाई? बिकॉज अगेन वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल विच इज द वर्ल्ड. मतलब ये सब डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो, आप कौन से एरिया से स्टडी कर रहे हो. इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, then Indian economy is a subject matter of macro, and when you are studying from the point of view of world, then Indian economy is a subject matter of micro. सेम राजस्थान गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट का आप जीडीपी स्टडी कर रहे हो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट बिकम्स माइक्रो. एंड राजस्थान की या महाराष्ट्र की या गुजरात की गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हो कि उनका जीडीपी कितना है, दैट बिकम्स मैक्रो. मतलब माइक्रो एंड मैक्रो डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर. आप जहां से देखोगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, नजर बदलोगे नजरिया बदल जाएगा. बड़ी सिंपल सी बात है माइक्रो एंड मैक्रो के लिए. बट सिंपल डेफिनेशन क्या? माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड मैक्रो इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो आप इंडिविजुअल प्राइसेस, प्रोडक्शन, इंडिविजुअल इंडस्ट्री,
डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एटसेट्रा। मैक्रो के एग्जाम्पल क्या होंगे? मैक्रो के एग्जाम्पल शुड बी नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, एटसेट्रा। मतलब जहां भी इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है वो सब मैक्रो में, और जहां इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात हो रही है वो सब माइक्रो में। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्रो। हमने ये पढ़ लिया तो हमें इसके बाद पढ़ना चाहिए इन दोनों के डिफरेंसेस। ऐसा हम एक चार्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो वही चीज है, दैट्स इट। सो अगर ये हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल ड्रॉ अ टेबल फॉर यू जहां हम बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे करके एक नॉर्मल सा सिंपल टेबल लेके चलेंगे। सो ये वो सारे बेसिस हैं जिसपे हम डिफरेंस करेंगे माइक्रो और मैक्रो में। फर्स्ट इज स्टडी एरिया, मतलब कौन किसको स्टडी करता है। माइक्रो वी नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, मैक्रो में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज ए होल को। वेरिएबल्स की बात करते हैं। माइक्रो में द वेरिएबल्स विच वी हैव टू स्टडी आर डिमांड एंड सप्लाई। ये ऐसी चीज है जो आपको फिलहाल तो याद ही रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अजम्पशन, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कांस्टेंट है। देखिए माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक्ड है। सो वॉट एवर हैपन्स इन माइक्रो इम्पैक्ट्स मैक्रो एंड वॉट एवर हैपन्स इन मैक्रो इम्पैक्ट्स मैक्रो। फिलहाल हम नहीं चाहते कि मैक्रो का कोई इम्पैक्ट माइक्रो में पड़ रहा हो जिससे हम सिर्फ माइक्रो को स्टडी कर सकें। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि इफ आई वांट टू नो दैट वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, तो मैं आपके मार्क्स देखूंगा और मार्क्स देख करके मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपके साथ बाकी सारी चीजें नॉर्मल रही हो, जैसे आपने प्रॉपर खाना खाया हो, आपके आजू बाजू कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं बैठा हो, आपका मूड हो पेपर देने का, आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, यही तो जज करना है। इसको छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे हम मान के चलते हैं कांस्टेंट हो। ऐसे ही माइक्रो को स्टडी करते टाइम हम मान के चलते हैं मैक्रो के सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम किसी एक चीज को स्टडी करते टाइम बाकी सारी चीजों को बोलते हैं कि इन सब चीजों में कोई गड़बड़ नहीं है, ये कांस्टेंट है। सो इन वाइल स्टडिंग माइक्रो वी अज्यूम दैट, हम ये मान के चलते हैं, ये हमारा अजम्पशन बन जाता है दैट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ऐसे ही मैक्रो पढ़ते हुए हम मान के चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही है जैसा उन्हें होना चाहिए। हमें मान के चलते हैं मैक्रो पढ़ते टाइम माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। अगली बात करते हैं सेंट्रल इश्यूज। सेंट्रल इश्यूज माइक्रो में होते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जबकि सेंट्रल इश्यू इन केस ऑफ मैक्रो इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे एरियाज है जो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी। माइक्रो को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि हम किसी एक इकोनॉमी के एक हिस्से या एक यूनिट का ही इक्विलिब्रियम देख रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। देखिए इनिशियली तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी,
जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ोगे आपको ये सब बहुत आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस हम माइक्रो में मेथड ऑफ स्टडी होता है, और मैक्रो में मेथड ऑफ स्टडी इज टोटल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसको इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या टोटल या फुल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है मैक्रो में, और पार्शियल होता है माइक्रो में। इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं। माइक्रो में इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं इंडिविजुअल्स, एंड मैक्रो में इकोनॉमिक एजेंट्स हमारे होते हैं इंस्टीट्यूशंस। जैसे गवर्नमेंट खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैक्रो में अगर पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना है तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, या आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन तो आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा। मैक्रो के अंदर जो इकोनॉमिक प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन माइक्रो में एक अकेला बंदा ही इंडिविजुअली इकोनॉमिक एजेंट होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डेफिनेशन के साथ। एग्जाम्पल्स हम जब बात कर रहे होते हैं डिमांड की, सप्लाई की, वो सब होता है इंडिविजुअल का, प्राइस एक्सेट्रा। मैक्रो में हमें देखना होता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको मैं एडी बोलूंगा, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। सो दिस वाज अ गुड एरिया। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई एक या दो ऐसे एरियाज है जो काम के हैं तो उनमें से एक ये है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस का बेसिस।